हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं काउंसलिंग की प्रोसेस के बारे में। आप सभी का रिजल्ट आ चुका है और आपको सभी को बेसब्री से इंतजार है काउंसलिंग का। तो बच्चों, काउंसलिंग बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है और आज के इस वीडियो में हम इसी से जुड़ी हुई बातें करने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप मैनर में आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको काउंसलिंग अटेंड करनी है। तो बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और चलिए बात करते हैं बच्चों हम काउंसलिंग प्रोसेस की कि किस तरीके से काउंसलिंग अटेंड करनी है। इससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं कि जैसा कि चल रहा था कि एक ही बॉडी जो है वो सेंट्रल और स्टेट की काउंसलिंग करवाने वाली है, तो बच्चों इस साल के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। सेंट्रल काउंसलिंग जो होगी, ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग होगी और जो स्टेट की काउंसलिंग होगी वो डिफरेंट बॉडीज ही कराने वाली हैं। इसलिए कई सारे स्टेट ने अपने रजिस्ट्रेशन ओपन कर दिए हैं, लेकिन स्टेट की काउंसलिंग ऑल इंडिया की काउंसलिंग स्टार्ट होने के बाद ही होगी। तो चलिए देखते हैं बच्चों यहां पर कि ऑल इंडिया की अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो आपकी पहले स्टार्ट होने वाली है, कौन सी बॉडी है जो इस काउंसलिंग को कराने वाली है, और उस बॉडी का नाम है एमसीसी। बच्चों, एमसीसी जो है वो आपकी स्टेट की जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग है वो कराती है एमसीसी। ठीक है, तो एमसीसी के थ्रू, एमसीसी की साइट पे ही आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग होने वाली है। बच्चों, यहां पे सीट डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, मतलब हम यहां पर यह बात करने वाले हैं कि जो ऑल इंडिया की काउंसलिंग होने वाली है उनमें कौन कौन सी सीट्स के लिए हम काउंसलिंग की बात करेंगे। तो बच्चों, यहां पर 15% तो ऑल इंडिया कोटा, जो ऑल इंडिया कोटा है 15% ऐसी सीट के लिए काउंसलिंग होने वाली है, क्योंकि कई सारी स्टेट्स में, ऑलमोस्ट सभी स्टेट में 85% सीट जो रिजर्व होती हैं वो उनके लोकलाइट्स के लिए होती हैं। तो 15% सीट्स जो बचती हैं उसके लिए ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू सीट्स भरी जाती हैं। साथ ही साथ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, एम्स, 100% सीट एम्स की ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती है। इसमें स्टेट बॉडी का कोई रोल नहीं होता। 100% सीट ऑफ जिपमर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, जैसे डीयू की बात करें, दिल्ली यूनिवर्सिटी, एएमयू, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बीएचयू। इसके साथ ही साथ अगर बात करें इंस्टीट्यूशनल एंड डोमिसाइल कोटा की जो यूनिवर्सिटीज हैं, सभी की सीट किससे भरी जाएगी? ऑल इंडिया से ही भरी जाएगी। ईएसआईसी कोटा की सीट जो होती है वो भी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही भरी जाती है। एएफएमसी का जो रजिस्ट्रेशन पार्ट होता है वो यहाँ पर किया जाता है। आईपी यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ 100% डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग भी बच्चों ऑल इंडिया से ही होने वाली है। तो आप ये समझ लीजिए, अगर आप ऑल इंडिया के लिए एमसीसी की साइट पे रजिस्टर कर रहे हैं तो आप कितनी सीट्स के लिए रजिस्टर कर रहे हैं? इन सभी सीट्स के लिए आप अपने आप को रजिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। बच्चों, बात करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस। अब इसकी प्रोसेस क्या होगी, किस तरीके से हम काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, ये आप समझ गए हैं। उसके लिए आपको एमसीसी की साइट पे जाना होगा और इस वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि किस तरह के पेजेस आपको ओपन होंगे जिनको आपको फिल करके और अपने आप को रजिस्टर करना है। तो यहां पे सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, भाई आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको एमसीसी की वेबसाइट पे अपने आप को रजिस्टर करना है। इसके साथ ही पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड सिक्योरिटी फीस, आपको वहां रजिस्ट्रेशन फी देनी है जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, और सिक्योरिटी फीस भी देनी है जो कि रिफंडेबल होती है। ठीक है, सिक्योरिटी फीस कैसी होती है? रिफंडेबल होती है। अगर आपको कोई सीट नहीं मिलती है तो सिक्योरिटी फीस आपकी पूरी की पूरी रिफंड हो जाती है। कितनी फीस लगेगी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर नेक्स्ट स्टेप, आपको अपनी चॉइसेस सबमिट करनी है। आपकी चॉइसेस को आप प्रेफरेंस चॉइसेस कितनी, 1 to 200, 1 से लेकर आप 200 तक कितनी भी चॉइसेस फिल कर सकते हैं। इसके लिए कोई यहां पर जो है रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपनी चॉइसेस अपने अकॉर्डिंग फिल करिए और उसको लॉक करिए, मॉडिफाई करिए और फाइनली उन चॉइस को क्या कर दीजिए, लॉक कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये स्टेप होती हैं यहां पर। अब देखिए, काउंसलिंग की प्रोसेस के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, बढ़िया बात है। आपने फी पेमेंट कर दिया। फी पेमेंट कितनी फी पे करनी है वो अभी हम आपको बताएंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन फीस भी और सिक्योरिटी फीस भी है। रजिस्ट्रेशन फीस जो होगी वो नॉन रिफंडेबल होगी, सिक्योरिटी फीस जो होगी वो रिफंडेबल होगी। इन केस अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता तो पूरी सिक्योरिटी फीस आपको रिफंड हो जाती है। ठीक है,
अब आपने उसके बाद क्या किया, अपनी चॉइसेस भरी, चॉइसेस को मॉडिफाई किया, चॉइसेस को लॉक किया। अगर आपको सीट अलॉट होगी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड या किसी भी राउंड में, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। देखिए जैसे कि अपन बात करते हैं फर्स्ट राउंड की। भाई फर्स्ट राउंड आपका स्टार्ट हुआ, फर्स्ट राउंड में क्या होगा, मान दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो आपको सीट मिल गई या तो आपको सीट नहीं मिली। अब सीट मिली या नहीं मिली, दोनों केस में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। पहली बात तो आपको सीट मिल गई, आपने अलॉटेड कॉलेज जो है आपका, उसको आपने रिपोर्ट कर दिया और वहां पर आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, एडमिशन प्रोसेस आपकी खत्म हो गई, आपके लिए काउंसलिंग यहीं पर एंड हो जाती है। अब दूसरी बात, आपको सीट मिल गई लेकिन आपको दो ऑप्शन आपके पास है, या तो आप अपग्रेड करते हैं, या तो आप अपग्रेड करते हैं कि भाई आपने अपनी सीट को रिजर्व रख लिया और उसके बाद आपने अपग्रेडेशन के लिए डाल दिया कि भाई मैं तो नेक्स्ट राउंड में जाकर इससे बेटर सीट मिलेगी तो मैं ले सकता हूं या ले सकती हूं, तो उसके लिए आपको राउंड 2 में जाना है। आप राउंड 2 में चले गए, या आपने फ्री एग्जिट ले लिया, आपने एग्जिट ही ले लिया, आप 100% श्योर हो गया सेकंड राउंड में मुझे बढ़िया कॉलेज मिलने वाला है, तो आपने सीट को ब्लॉक नहीं किया, आपने फ्री एग्जिट ले लिया, तब भी क्या होगा, आपको राउंड 2 में जाना है। और राउंड 2 में जाने के बाद आपको फिलिंग एंड लॉकिंग न्यू चॉइसेस, अपनी नई चॉइसेस भरनी पड़ेंगी और उसको लॉक करना पड़ेगा। या फिर आपको सीट नहीं मिली तब भी आपको राउंड 2 में जाना है फिर। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, तो राउंड 2 में जाके नई चॉइसेस आपको सेलेक्ट करनी होगी, उनको लॉक करना होगा आपको। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया था तो आपको राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको केवल वहां पर क्या करना है, अपनी चॉइसेस को फिल करना है, फिर से फ्रेश चॉइसेस भरनी है और उनको मॉडिफाई करना है, उनको लॉक करना है। कोई रजिस्ट्रेशन करने की राउंड 2 के लिए अलग से जरूरत नहीं है। तो दो केस बने यहां पर, सीट अलॉट हुई या नहीं हुई। अलॉट हुई तो एक प्रोसेस तो यह है कि आपने कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया, दूसरा आपने उसको अपग्रेड किया, सीट को ब्लॉक किया और रिजर्व किया और अपग्रेड कर लिया राउंड 2 के लिए। तीसरा आपने फ्री एग्जिट ही कर दिया, तो फ्री एग्जिट कर दिया और सीट छोड़ दिया आपने अपनी और सेकेंड राउंड के लिए चले गए। या फिर सीट नहीं मिली तब भी आप सेकेंड राउंड के लिए चले गए, और सेकेंड राउंड में कोई भी रजिस्ट्रेशन आपको नहीं करना अगर आपने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों राउंड 2 में, सेकेंड राउंड ऑफ अलॉटमेंट। अब सेकेंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिन्होंने राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अगर राउंड 1 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ऐसा नहीं कि हम सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है, बिल्कुल हैं, लेकिन उन बच्चों को सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। वही रजिस्ट्रेशन फी और सिक्योरिटी फीस कंप्लीटली डिपॉजिट करनी होगी और सेकेंड राउंड में रजिस्ट्रेशन उनको करना होगा। लेकिन जिन्हें राउंड 1 में किया था उनके लिए राउंड 2 में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। अब राउंड 2 में भी दो केस बनते हैं बच्चों, या तो सीट मिल गई या तो सीट नहीं मिली। अब मान लीजिए आपको सीट मिल गई, आपने कॉलेज में चले गए, डॉक्यूमेंट सबमिट किए, एडमिशन प्रोसेस आपकी हो गई खत्म। ठीक है, अब सीट मिली लेकिन आपने फ्री एग्जिट कर दिया विदाउट रिपोर्टिंग टू अलॉटेड कॉलेज। भाई आपने जो है अलॉटेड कॉलेज में आप गए ही नहीं, सीट तो आपको मिल गई थी लेकिन आप उस कॉलेज में गए ही नहीं, तो आपने वहां से एग्जिट ले लिया। ठीक है, और तीसरी बात कि सीट नहीं मिली, तो इन सभी केसेस में बच्चों आपकी ये 15% या ऑल इंडिया जो आप काउंसलिंग कर रहे थे, ये काउंसलिंग यहाँ पे समाप्त होती है। लेकिन इसके बाद आता है मॉप अप राउंड। भाई सीधी सी बात है, आपको सीट अलॉट हुई, आपने छोड़ी सेकेंड राउंड में, क्यों छोड़ी होगी, कि इसलिए छोड़ी होगी क्योंकि आपको मॉप अप राउंड में लग रहा होगा बढ़िया सीट मिल जाएगी, या सीट नहीं मिली तो उसकी तो मजबूरी है कि उसको मॉप अप राउंड में जाना है, तो वो मॉप अप राउंड में एंटर करेगा। ठीक है, अब मॉप अप राउंड में भी सेम बात है, जिन्होंने राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है, राउंड 1 या राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन किया है, तो उनको मॉप अप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट अलॉट हो गई थी और फिर आप मॉप अप राउंड में जा रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे फॉरफिट हो जाती है आपकी फीस। जब आप यहां से सीट मिलने के बाद निकलते हैं तो आपकी सिक्योरिटी मनी जो है, जो फी है, वो आपको वापस नहीं मिलेगी अगर आप फिर मॉप अप राउंड में जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लीजिए आपको राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट नहीं मिली है
और फिर आप मोपअप राउंड में जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल मोपअप राउंड में जाइए, आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़ी पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिल गई थी और फिर भी आप मोपअप राउंड में जाना चाहते हैं उस सीट को छोड़कर, तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट की थी वो सिक्योरिटी मनी आपकी वापस नहीं मिलेगी और आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरी बात, जिन्होंने राउंड 1 और राउंड 2 में रजिस्टर नहीं किया था वो भी मोपअप राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। मोपअप राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में नहीं किया तो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको राउंड 1 राउंड 2 में सीट ही नहीं मिली, और या फिर आपने राउंड 1 और राउंड 2 में कोई सीट ही नहीं मिली थी, तो फिर उस केस में क्या होगा? उस केस में यह होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं बच्चों, जो कि मैं आपको बता चुका हूं कि जिन्होंने राउंड 1 के लिए रजिस्टर किया था और उनको सीट नहीं मिली थी, उनको राउंड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है, या सीट मिल गई थी, अपग्रेड किया है, तब भी राउंड 2 के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपको राउंड 2 का रजिस्ट्रेशन केवल उस केस में कराना है अगर आपने राउंड 1 में अपने आप को रजिस्टर नहीं किया था, ठीक है। तो राउंड 1 में रजिस्टर कर चुके तो राउंड 2 में वो वैलिड होगा, ये वाली बात ध्यान रख लीजिए। लेकिन राउंड 2 में फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी आप करवा सकते हैं अगर राउंड 1 में रजिस्टर आपने नहीं किया तो। चलिए अब फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है आपको, तो यहां पर लिखा हुआ है फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए आपको पूरी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जो भी फी है आपकी वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जो सिक्योरिटी मनी है या फिर जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो सबमिट आप करेंगे। इसके बाद बात करें फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। मोपअप राउंड के बाद मैं बात कर रहा हूं किसकी? फाइनल स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। ये मोपअप राउंड वाली बात है बच्चों कि मोपअप राउंड में क्या होने वाला है। या तो मोपअप राउंड में कौन रजिस्टर कराएगा? जिसको राउंड 1 राउंड 2 में सीट मिल चुकी थी लेकिन उसने अपनी सीट छोड़ दी है, तो उसको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मोपअप राउंड के लिए, ठीक है। लेकिन राउंड 1 राउंड 2 में आपको कोई सीट नहीं मिली थी तो आप मोपअप राउंड में रजिस्ट्रेशन आपको कराने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपने कोई नया कैंडिडेट है जिसने राउंड 1 राउंड 2 में रजिस्टर ही नहीं किया था तो उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है मोपअप राउंड में, तो वो भी अपने आप को मोपअप राउंड में रजिस्टर करवाएगा। मोपअप राउंड के बाद आती है बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड। फाइनल राउंड कौन सा आता है यहाँ पर? स्ट्रे वैकेंसी। यहाँ पर कुछ सीट्स जो अचानक से बच जाती है, छूट जाती हैं खाली, उनको स्ट्रे वैकेंसी में लाया जाता है। और ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्ट्रे वैकेंसी राउंड में राउंड 1 और राउंड 2 में अगर कोई सीट या मोपअप राउंड में आपको कोई सीट मिली है तो यहां पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आपको कोई भी सीट स्टार्टिंग के तीनों राउंड में से किसी भी राउंड में मिल गई है, फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में या मोपअप राउंड में, तो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में आप एलिजिबल नहीं हो, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। या फिर आपने राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 के मोपअप राउंड किसी में भी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था तो स्ट्रे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते। मतलब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में कौन एलिजिबल है? जिन्होंने राउंड 1 राउंड 2 या मोपअप राउंड में से किसी एक राउंड में रजिस्ट्रेशन कराया था और उसको सीट नहीं मिली है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो आपका पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ होना चाहिए किसी ना किसी राउंड में, और दूसरी कंडीशन आपको कोई सीट नहीं मिली होनी चाहिए। अगर सीट मिल गई, आपने अपनी इच्छा से छोड़ दी, आप इसमें एलिजिबल नहीं हो, इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बच्चों स्ट्रे वैकेंसी राउंड में, ठीक है। उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं अपन फी पेमेंट की, कि भाई यहां पर जो रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट वाली बात मैंने आपको बता दी है कि किस तरीके से रजिस्टर करना है, एमसीसी की साइट पर जाना है, फी पेमेंट करनी है, ठीक है। कितनी फी लगती है उसके लिए देखिए आप, अगर आप मान लीजिए डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फी 5000 लगेगी, सिक्योरिटी फी जो है आपके यहाँ पे 2 लाख लगेगी और 2,05,000 टोटल लगने वाली है, ठीक है, अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप
AIQ, एम्स, BHU, AMU, जिपमर, DU, IIP, ESI, FMC के लिए कर रहे हैं तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 1000 फीस, रिजर्व्ड कैटेगरी में 500, ये तो नॉन रिफंडेबल है। और सिक्योरिटी फीस कितनी लगेगी, वो 10,000 लगेगी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में और रिजर्व्ड कैटेगरी में 5000। और अगर बात करें यहाँ पर टोटल, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो होगा 11,000 होगा और 5,500 फॉर रिजर्व कैटेगरी। ठीक है, इसमें से ये सिक्योरिटी फी जो होगी वो रिफंडेबल होगी और ये फी जो है वो रिफंडेबल नहीं है। ठीक है, अब आपको मान लीजिए दोनों के लिए करना है तो आप हायर अमाउंट पे कर दीजिए, आप दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ऑल इंडिया कोटा में जो यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड, दोनों में से हायर अमाउंट, लाइक आपने 5000 रजिस्ट्रेशन पे कर दिया तो आप दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर आपने सिक्योरिटी फी 2 लाख दे दी तो आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो लेकिन केवल आपको ऑल इंडिया या सेंट्रल में जाना है तो आप 1000 या 500 में से एक फी पे करेंगे जो रजिस्ट्रेशन फी होगी, 10,000 या 5,000 में से एक सिक्योरिटी फी पे करेंगे और आप ऑल इंडिया कोटा के लिए एलिजिबल हैं। खाली डीम्ड के लिए आपके सामने है, लेकिन डीम्ड की फीस में आप दोनों के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज के लिए। ठीक है, तो ये फी है जो आपको पे करनी है। इसके बाद स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की स्टेप्स की बात करते हैं बच्चों। आप एमसीसी की साइट पर जाएंगे, mcc.nic.in पे कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा जहां पर आप अपनी डिटेल्स को फिल करेंगे। डिटेल्स फिल करने के बाद एक तरह से आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। उसके बाद आप यहां पर आगे की नेक्स्ट पेज पर जाएंगे जब, तो आपको यहां पर कैंडिडेट लॉगिन आएगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद रोल नंबर, पासवर्ड मांगा जाएगा, आप इसको सबमिट करेंगे। इसके बाद आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे दूसरी साइट पर, सबमिट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपको क्या करना है बच्चों, अपनी आफ्टर दिस यू विल टू शोन ऑल योर डिटेल्स एज पर द NDA डेटाबेस, वेरीफाई द इंफॉर्मेशन एंड क्लिक ऑन कंफर्मेशन रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन को कंफर्म करेंगे और कैंडिडेट्स इसका आप जो है वो प्रिंट निकाल कर भी रखेंगे। यहाँ पर आपने चॉइस को, आपके सामने चॉइसेस आएंगी, चॉइसेस को आप क्या करेंगे, अपने हिसाब से अरेंज करेंगे। स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए ये विंडो ओपन होती है, कब ओपन होगी, जैसे ही काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग चॉइसेस फिल करेंगे जो मिनिमम 1 से लेके 200 तक हो सकती हैं। ठीक है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गिव चॉइसेस अवेलेबल एंड सीट्स अवेलेबल। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इन चॉइसेस को लॉक भी करना है। चॉइसेस जब आप फिल कर लेंगे तो चॉइसेस को क्या करेंगे, लॉक करेंगे आप। ठीक है, चॉइसेस लॉक करने के बाद आपको क्या होगा, इसका प्रिंट आउट आप निकाल कर अपने पास रख लेंगे। चॉइस जैसे ही आप लॉक करेंगे वो फाइनली सबमिट हो जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने पास रखेंगे। फिर इसके बाद बच्चों सीट अलॉटमेंट, नीट 2023 सीट अलॉटमेंट के लिए जैसे ही आप काउंसलिंग की प्रोसेस ख़त्म होती है, आपको कुछ दिन के बाद क्या होगा, SMS या ईमेल के, SMS और ईमेल दोनों के थ्रू इवन आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। उसकी रिपोर्टिंग डेट आपको बता दी जाएगी। ठीक है, ये जो कॉलेज होगा आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जो प्रेफरेंस भरे थे उनके अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। आपको वहाँ पर क्या किया जाएगा कि आपको वहाँ पर डेट बता दी जाएगी कि इस डेट तक आपको कॉलेज में आके अपनी एडमिशन प्रोसीजर को सबमिट करना है, वहाँ डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वहाँ फीस सबमिट करनी है। अगर आप ऐसा टाइम दिए हुए समय में नहीं कर पाते तो वो सीट किसी और को दे दी जाती है। ठीक है, और बच्चों जब आपकी ऑल इंडिया की काउंसलिंग चल रही होती है, पैरेलल में आपकी स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही होती है, तो ऑल इंडिया से अगर आप कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं है तो आप स्टेट एग्जिट करके स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके, या फिर मोपअप राउंड में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस समय आप स्टेट राउंड में जाकर और स्टेट के कॉलेजेस की काउंसलिंग भी अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं, तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है बच्चों जो कि आपको रिक्वायर होंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाता है तो ये लिस्ट है। इसके लिए हमने एक अलग से भी वीडियो बनाया है जिसमें आपको डिटेल में बताया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको चाहिए एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जिसको कि आप बिल्कुल तैयार करके रखिए। ओरिजिनल कॉपी सबकी आपके पास होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है जो कि बहुत जल्द होने वाली है तो आप पैनिक ना करें। ठीक है बच्चों,
दोस्तों इसी तरह की जरूरी जानकारी लेके हम आपके सामने लगातार उपस्थित होते रहेंगे। आपका प्यार, सपोर्ट और विश्वास बना रहे बच्चों। और इस वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।